जय हिंद बच्चों, मैं हूं काजिम सर और आज जो है हम लोग जो है ना क्लास 10th का साइंस एग्ज़ाम टॉनिक सीरीज चालू करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग जो है सेट 1 में जो है ना फिजिक्स पर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को जो है ना इसका सारा सीट जो है आप लोगों को क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें सारा कुछ रहेगा, आंसर भी रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा और मैं आपको यहाँ पर वीडियो के थ्रू जो है ना समझाने का कोशिश करूँगा अच्छा से। और आप लोग जो है ना घर पे भी इसको क्या करिएगा, देख करके और अच्छा से कोशिश कीजिएगा समझने का। ठीक है, और समझ जाइएगा, है ना। और क्लास में सीट मिलेगा, आप उसको है ना वो नोट तो रहेगा ही, आपको उसको देख करके रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। और ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप करते हैं तो 95% प्लस जो है ना आपको मार्क आने वाला है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको अच्छा से करता है तो, क्योंकि इससे ज़्यादा वास्ट में सवाल आ ही नहीं सकता है ना। बिहार बोर्ड का जो लेवल है उसी हिसाब से आपको है ना अच्छा ही दिया जा रहा है उससे, ताकि आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आज का सवाल करने के लिए। क्या है आज का सवाल? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आज फिजिक्स में कर रहे हैं, फिर कल फिर अगले क्लास में जो है हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो भी करेंगे। ठीक है, तो सारा आज का पहला नंबर सवाल देखने के लिए क्या कर रहा है। पहला नंबर सवाल यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है ना। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए, हम लोग है ना क्लास में भी पढ़े हुए हैं, है ना, कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, या प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश आ रहा होता है और दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जहाँ कट करता है, या लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में जहाँ कट करता है, वहाँ पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सिचुएशन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये है ना होलोग्राम है और यहाँ पर जो है प्रकाश ये आपतित हो रहा है, यहाँ पर है ना, ये प्रकाश क्या हो रहा है, ये प्रकाश आपतित हो रहा है। ठीक है, ये प्रकाश क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है इससे, है ना। ये प्रकाश आ रहा है यहाँ पर, है ना, दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये प्रकाश क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, अगर ये प्रकाश जो है ना अगर अपवर्तन हो जाता है, अपवर्तन होकर के वास्तव में मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है ना, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये इसका रियल इमेज बन जाएगा, वास्तव में यहाँ कट कर रहा है तो। लेकिन लेकिन यही प्रकाश अगर होता क्या है कि ये विचलित हो जाता है, ये प्रकाश तो गया ऐसे, ठीक है, ये गया ऐसे, अगर ये विचलित हो जाता है ना, अगर कहीं ऐसे विचलित हो रहा है, ये ऐसे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, विचलित हो जा रहा है, तो क्या होगा, उधर कहीं कट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा कि ये इधर कहीं कटता हुआ प्रतीत होगा। ये क्या होगा, इधर कहीं कटता हुआ प्रतीत होगा, तो इसीलिए ये इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब आभासी प्रतिबिंब इसका यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों ही सिचुएशन को मैं यहाँ पे समझा दिया। ठीक है ना। बस ध्यान रखना है कि किसी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश आ रहा होता है तो दर्पण से टकराएगा, परावर्तन होगा और वास्तव में जहाँ कट करेगा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर वास्तव में नहीं कट किया, है ना, कटता हुआ प्रतीत हुआ, तो वो आभासी कहलाएगा। लेकिन वही अगर लेंस में कहते हैं तो वो अपवर्तन के बाद वास्तव में जहाँ कट करेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जहाँ कटते हुए प्रतीत होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इसका ये कॉन्सेप्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। तो ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष जो है ना एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। आप लोगों को पता होगा, देखे होइएगा कि बारिश के टाइम में है ना, जब बारिश खत्म होता है उस टाइम में देखिएगा इस तरह का सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलता होगा, है ना, इस तरह का। ठीक है, दिख रहा है, इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता होगा। यही इंद्रधनुष है। ये होता कैसे है, बनता कैसे है, डिटेल्स में जब है ना क्वेश्चन आएगा वहाँ पे करेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ ध्यान रखना है कि ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, इस तरह का आपको है ना जी दिखने को मिलेगा। ठीक है, इंद्रधनुष। चलिए बढ़ते अगला नंबर सवाल के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। यहाँ पर लिखा है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ी जाती है। तो ध्यान रखना है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ये मेरा ए मीटर है, जब भी ए मीटर का यूज करते हैं तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ए मीटर को जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है परिपथ में। देखिए, परिपथ का एक सिरा इधर है, ठीक है, और है ना आमीटर का एक सिरा इससे जुड़ा हुआ है तो दूसरा सिरा इससे जुड़ा है, तो ये श्रेणी क्रम में हुआ, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना है, ए मीटर को हमेशा क्या कैसे जोड़ते हैं परिपथ में, तो श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। ये सब एक नंबरिया सवाल है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर अगला सवाल है, यहाँ पर विद्युत हीटर की तार किस धातु का बना होता है। ध्यान रखना है, नाइक्रोम का बना होता है। किसका? तो नाइक्रोम का बना होता है ना, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ध्यान दीजिए, ये विद्युत हीटर है ना, इस हीटर में देख लीजिएगा ये जो तार है ना, ये सब दिखता होगा, ये सब हाँ नहीं, ये सब यह है, ये सब ये क्या किस चीज़ का बना है, नाइक्रोम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? नाइक्रोम का बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए, ध्यान रखना है इसको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है, एक नंबरिया, ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर सवाल है,
कि दिश धारा के स्रोत का नाम। तो दिश धारा का स्रोत हम लोग जान रहे हैं बैटरी होता है, ये है ना, ये सब जो है ना बैटरी है ना, ये क्या है, ये सेल है। वैसे अगर सिंगल है तो सेल कहलाता है, इसी को हम जोड़ देते हैं बैटरी कहलाता है। ठीक है, ये एक बैटरी है ना, बहुत सारे सेल को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो बैटरी बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि दिश धारा का जो स्रोत है वो क्या कहलाएगा, बैटरी, बैटरी होता है, ध्यान ध्यान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। यहाँ पर है ना लिखा हुआ है कि विद्युत विभव से आप क्या जानते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, ध्यान देंगे। विद्युत विभव का कंसेप्ट होता है कि जब आप इकाई धनावेश को अनंत से, देख लीजिए, अनंत से इकाई धनावेश को अगर लाते हैं, ठीक है, अनंत से इकाई धनावेश को लाने में जो आपको काम करना पड़ता है, जितना काम करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ता है, वो उसका क्या कहलाता है ना, विद्युत विभव कहलाता है उस बिंदु का। ठीक है ना। मान लीजिए कि अनंत से कोई इकाई धनावेश को हम लोग को क्या करना, डब्लू काम करना पड़ रहा है, कितना, तो डब्लू। ठीक है ना, कितना काम करना है, डब्लू, इकाई, यूनिट आवेश को। तो इसीलिए इसका विभव क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। और यहाँ से अगर W निकालेंगे तो W बराबर ये भाग से गुना होगा तो Q भी हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल को जानने के लिए। ठीक है, अगला नंबर सवाल हम लोग क्या है यहाँ पर ध्यान देंगे। लिखा है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग के प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है ना। रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको ध्यान रखना है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रेवल करता है। लोग जो है ना दूर से ही उसे देख लेता है तो एक्सीडेंट की संभावना नहीं होती है, क्योंकि अगर हम दूर से ही देख लेते हैं तो सतर्क हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना नहीं रहेगी, इसीलिए लाल कलर का इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ध्यान रखें, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक, सॉरी यहाँ पे सर्वाधिक नहीं होगा, है ना, सबसे कम होता है ना, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, प्रकीर्णन कम और तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है ना, तरंग दैर्ध्य जो है ना इसका ज्यादा होता है ना, तरंग दैर्ध्य, है ना, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है ना, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, अपराकिरणन कम होता है, जिसके वजह से ये है ना लाल रंग का इस्तेमाल सिग्नल में करते हैं हम लोग। चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल करने के लिए। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर, है ना, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। तो ध्यान रखना है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है ना कि इसका मान और इसका दिशा हमेशा बदलता रहता है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, है ना, इसका मान और दिशा निरंतर बदलता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसका मान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा में जो है ना, जो इस वैल्यू जो होता है ना, जीरो और उच्चतम मान के बीच क्या करता था, फ्लक्चुएट करता है, बदलता रहता है ना, चेंज करता रहता है, लेकिन इसमें है ना ये हमेशा निरंतर जो है ना प्रवाहित होता रहता है ना, इसमें हमेशा निरंतर प्रवाहित होता रहता है, इसको ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखना होता है हम लोगों को कि प्रत्यावर्ती धारा जो होता है ना उसको दिष्ट धारा में बदल सकते हैं, है ना, आसानी से, लेकिन यहाँ पर जो है ना दिष्ट धारा जो है ना इसको प्रत्यावर्ती धारा में बदलना थोड़ा कठिन होता है। वही यहाँ पे लिखा होगा कि इसे आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, लेकिन इसको बदलने में थोड़ा कठिनाई होती है। ठीक है, इसको प्रत्यावर्ती धारा में बदलना थोड़ा कठिन होता है। तो ये मेरा अंतर हो गया दोनों के बीच, इसको ध्यान में रखना है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में ये अंतर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल के लिए। अगला नंबर सवाल यहाँ पे हम लोगों का है यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष है ना क्या है, इसके किस लेंस द्वारा है ना दूर किया जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, जब आप नज़दीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, मतलब निकट की ही वस्तु वो देख पा रहा है ना, दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दूर के वस्तु को नहीं देख पाते हैं स्पष्ट तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। अर्थात ये हुआ कि निकट के वस्तु को देखने का बीमारी हो गया, उसको नज़दीक का ही चीज़ वो देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है, इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका कौन सा लेंस इसे दूर करने के लिए, सॉरी, इसे कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको दूर करने के लिए आपको अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा। कैसे, तो चूंकि अगर आप नज़दीक का वस्तु ही अगर देख पा रहे हैं, नज़दीक का ही वस्तु अगर देख पा रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे हैं, तो फोकस को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, तब ना दूर का जो मान लीजिए फोकस यहाँ कट कर रहा था उसको बढ़ा करके आगे कट करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे कट करवाना पड़ेगा। तो जब आगे कट करवाना पड़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि फोकस को क्या करना पड़ रहा है, फैलाना पड़ रहा है। इसका मतलब वो फैलाएगा कौन, तो फैलाएगा तो अवतल लेंस ना फैलाएगा, है ना, फैलाएगा कौन, अवतल लेंस ही फैलाएगा। तो अवतल लेंस फैला करके वहां पहुंचा देगा। तो इसीलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि है ना निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं।
चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल। अगर देखिएगा तो सवाल कह रहा है यहाँ पर कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा दिखाएं। ठीक है, पहला में है जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनेगा, तो सबको पता है कि इसका फोकस पे बनेगा। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दर्पण है, मान लीजिए ये दर्पण है। जब अनंत पर से प्रकाश आएगा तो क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर ही आता है ना। जब अनंत पर वस्तु रहता है तो प्रकाश जो आता है वो प्रधान अक्ष के समांतर ही आता है। और हम लोग को पता है प्रकाश जब प्रधान अक्ष के समांतर आए तो अब परावर्तन के बाद वो फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस। इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो फोकस पे ही बनेगा। ध्यान रखना है कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका है ना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। बहुत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत छोटा बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा के लिए, बी नंबर के लिए। तो जब वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो क्या होगा। देखिए ये दर्पण है ना, ये दर्पण है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये प्रधान अक्ष हो गया, है ना। अब अनंत इधर कहीं और है, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसके बीच में क्या रखा गया है, वस्तु को रखा गया है यहाँ पर। ठीक है, वस्तु को हम लोगों को किरण आरेख खींचने के लिए नियम मालूम है कि एक प्रकाश को प्रधान अक्ष के समांतर खींचेंगे और दूसरा को केंद्र से गुजार देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक प्रकाश प्रधान अक्ष के समांतर खींच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर खींच दे रहे हैं। अब प्रधान अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश आता है तो हम लोग को पता है कि वो फोकस से ही गुजरता है। कहां से गुजरेगा, वो फोकस से ही गुजरेगा। तो गुजार दिए। फिर क्या करेंगे, एक प्रकाश को केंद्र से गुजारेंगे, है ना, वक्रता केंद्र से। तो ये हम प्रकाश को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो ऐसे गुजरेगा। तो जैसे जैसे गुजारे तो देख रहे हैं कि एक दूसरे को यहाँ पे कट कर जा रहा है। अर्थात ये हुआ कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। कहाँ पर, तो फोकस और केंद्र के बीच बन गया, वो भी उल्टा बना। आज सामने है तो वास्तविक बना। तो इस डायग्राम से पता चल रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है ना फोकस और केंद्र के बीच ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वैसे क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पर आप लोग को, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगला सिचुएशन क्या कर रहा है यहाँ पर, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। अब देखिए ये यहाँ पर भी, यहाँ पे ये दर्पण हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, है ना, प्रधान अक्ष हो गया। अब यहाँ पे वक्रता केंद्र यहाँ पर वस्तु को रख दिए। जब यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो हम लोग को ध्यान रखना है कि एगो प्रकाश कहाँ से गुजारना है, एक प्रकाश को हम लोग जो है ना गुजार देंगे कहाँ से, तो प्रधान अक्ष के समांतर गुजार देंगे। जैसे ही प्रधान अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो ये कहाँ से जाएगा, फोकस से कट कर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और दूसरी बात एक दूसरा प्रकाश है ना वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। चूंकि यहाँ पे वक्रता केंद्र तो वहीं पे है तो क्या करते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, फोकस से गुजार देते हैं। अच्छा फोकस से गुजारेंगे तो ये भी पता है कि फोकस से जब गुजारते हैं तो फोकस से जैसे प्रकाश गुजरता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। मतलब ये क्या करते हैं, फोकस से गुजार देते हैं। इसे जैसे गुजारेंगे तो कहाँ से चला जाएगा, ये प्रधान अक्ष के समांतर, ये जो ना इस प्रधान अक्ष के समांतर ये ऐसे पास करेगा। तो जैसे पास किया तो हमको ऐसे दिखा कि यहाँ पर कट कर दिया। कहाँ पर, तो यहाँ पर। तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, है ना, और जो कि वस्तु के बराबर बनेगा। तो वैसे क्लियर कर दिख रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है ना, उल्टा बनता है, बराबर बनता है ना, और वास्तविक बनता है। वैसे ही क्लियर कट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ना आज 10 साइंस का क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना अब हम लोग जो है ना अगले क्लास में जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे काम करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से 10 सेट काम करेंगे, है ना। एक सेट में आप लोगों को जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिर दूसरा सेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसी तरीके से 10 सेट में हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में अच्छा होगा अगर आप ये पूरे अच्छा कर लेते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।